एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे बायोचिप्स के बारे में। ये सेमेस्टर 4 की यूनिट 2 का टॉपिक है बायोचिप्स। बायोचिप्स को हम डीएनए चिप्स के नाम से जानते हैं या फिर डीएनए माइक्रो एरे के नाम से भी जानते हैं। बायोचिप्स मतलब क्या होता है? बायो मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, यानी कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या प्लांट्स से रिलेटेड है। उसको अब हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। बायोचिप्स या डीएनए चिप्स किसे कहते हैं? ये क्या होती है? इस तरीके की एक प्लेट, ये टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको? टेस्ट ट्यूब के ऊपर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें छोटे 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 बॉक्सेस जैसे होते हैं, ठीक है? ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे कलेक्शंस में प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक एक बॉक्स में डीएनए होते हैं। डीएनए इसमें ऑलरेडी बाइंडेड रहते हैं, ठीक है? और ये चेक करते हैं कि हमारी मशीनरी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। यानी कि ये वैसे तो माइक्रो एरे बहुत तरीके के होते हैं, प्रोटीन माइक्रो एरे होती है या फिर डीएनए माइक्रो एरे होती है, बट मेनली हम आपको यहाँ पे डीएनए माइक्रो एरे के बारे में ही पढ़ाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस का ही ये टॉपिक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है? डीएनए चिप्स या बायोचिप्स भी इसी को बोलते हैं, ओके? बायोचिप्स मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ मिनिएचर टेस्ट साइट्स। ये छोटे छोटे टेस्ट साइट्स से ना, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे, ये क्या है, टेस्ट करते हैं, किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं। ये मिनिएचर जो साइट्स हैं वो टेस्ट करते हैं। वो क्या टेस्ट करते हैं? इसी को हम माइक्रो एरे के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो मतलब छोटा और एरे मतलब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या ये प्रॉपर से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। अरेंज ऑन सॉलिड सबस्ट्रेट, ये क्या है, ये एक सॉलिड है, पीछे क्या है, ये ग्लास है। ग्लास है, वो क्या होता है, ग्लास इज अ सॉलिड, तो सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। दैट परमिट्स मेनी टेस्ट, इसके ऊपर बहुत सारे तरीकों के टेस्ट कर सकते हैं। टू बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू अचीव हायर थ्रूपुट या आउटपुट, ओके, आउटपुट एंड स्पीड। तो ज्यादा आउटपुट और स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और इसमें एक बार में कई चीजें एक टाइम पे चेक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी एमआरएनए की टेस्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पे दूसरी एमआरएनए की टेस्टिंग कर रही हूँ। तो एक साथ कई चीजों को हम एक बार में ही रन करा के चेक कर सकते हैं। अभी घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कैसे काम करता है ये, क्या है ये, ओके? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बायोचिप काम कैसे करती है। ये अभी मैंने दिखाया कुछ इस तरीके से दिखती है, स्लाइड है, इसके ऊपर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंसर्स प्रेजेंट हैं जिसके ऊपर डीएनए बाइंड है। डीएनए हमारे बाइंडेड है। ये क्या है, ये है पिन। ये पिन जो होती है इसके ऊपर डीएनए को रखती है, ठीक है? हमारा जो डीएनए होगा यहाँ पे ऑलरेडी डीएनए बाइंड है। जैसे क्या होता है कि जो किट्स आती हैं, जैसे कोरोना किट्स होती थी, तो उसमें ऑलरेडी क्या होता था, ऑलरेडी उसमें एंटीबॉडीज पहले से बाइंडेड रहती थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी डीएनए बाइंडेड है और हमारा क्या होगा, ब्लड इसके ऊपर, हमारा डीएनए इसके ऊपर और बाइंड हो जाएगा। तो 2 डीएनए बाइंड होंगे, एक पहले से बाइंड था, एक हमारा डीएनए बाइंड होने वाला है या फिर एमआरएनए बाइंड होने वाला है। तो यहाँ ये क्या है, ये आपकी प्रिंटिंग, ये आपको डाल देगी, इसके ऊपर चिपकाएगी हमारे एमआरएनए को। और ये इस तरीके से क्या होती है, पिन होल्डर है ये ऊपर, इसके ऊपर कई सारे चिप्स जो है कि प्रेजेंट है, ठीक है? ये कई सारी क्या है, टिप्स लगी हुई हैं और ये क्या करेंगे, इसके ऊपर पिन्स को ला करके चिपका देंगे हमारे एमआरएनए को, ठीक है? अब ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट्स। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से दिखते हैं और इस पे डीएनए के स्पॉट्स, यानी डीएनए इस पे ऑलरेडी बाइंड होता है, ठीक है? डीएनए इस पे छोटे छोटे क्या होते हैं, बाइंडेड रहते हैं। देन अटैच टू अ सॉलिड सरफेस, एक सॉलिड सरफेस से साइंटिस्ट यूज द, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं डीएनए या आरएनए को सेंस करने के लिए, ओके? मेजर करने के लिए कि क्या लेवल है, किस लेवल पे जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। अब समझते हैं कि ये क्या होता है। अब बेसिक्स पे जानते हैं, पहले समझते हैं। देखिए, हमारे आपके पास क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
डीएनए क्या बनाता है? डीएनए बनाता है mRNA। mRNA बनाता है ये। mRNA क्या है? यह है मैसेंजर आरएनए। और जब डीएनए से आरएनए बनती है तभी तो क्या बनती है? प्रोटीन। प्रोटीन बनती है हमारी डिजायर्ड। तो देखिए, अगर प्रोटीन को हमको पता करना है कि कौन सी प्रोटीन जो है कितने मात्रा में बन रही है, वो चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? mRNA का। mRNA की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है कि mRNA से ही हमको पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन बनेगी कि नहीं। अगर डीएनए है तो देखिए, डीएनए तो बहुत सारा हो सकता है। कुछ डीएनए mRNA में बनते भी हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं। लेकिन अगर डीएनए से mRNA बन गया तो मतलब ये प्रोटीन बनाएगा। तो mRNA की हम टेस्टिंग करते हैं। डीएनए की क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सारे डीएनए प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो हमको क्या करना है? पता करना है कि कौन सी प्रोटीन बनने वाली है। तो हम क्या चेक करते हैं? mRNA का कंसंट्रेशन। mRNA क्या है? mRNA इसमें कितने मात्रा में सेल में बन रहा है। अगर mRNA बना तो मतलब वो प्रोटीन ही बनाने वाला है अल्टीमेटली। तो हमको जीन का एक्सप्रेशन पता चल जाता है। मतलब जीन एक्सप्रेस कब होती है अपने आप को? जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब करती है? जब वो प्रोटीन बनाती है। तो डीएनए जब क्या होता है? mRNA बनाता है। तो mRNA से बनती है प्रोटीन। तो प्रोटीन तभी बनती है जब mRNA बनता है। तो डीएनए को एक्सप्रेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं? डीएनए का एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन का बनना। तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब mRNA बनाता है। तो हम mRNA के कंसंट्रेशन को ही चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, और जो प्रोटीन बनेगी उसी हिसाब से हमारा जीनोटाइप दिखता है या फिनोटाइप दिखता है। हमारी हाइट कितनी होने वाली है, हमारे आंखों का कलर कितना होने वाला है, हमारी बॉडी का जो कलर है वो क्या होने वाला है? काला होने वाला है या गोरा होने वाला है, हमारे बालों का रंग क्या होगा, ये सब हमारा डीएनए डिसाइड करता है। और वो कैसे करता है? प्रोटीन बना करके। और प्रोटीन बनती है जब mRNA बनता है। तो हम इसमें क्या करते हैं? अपने mRNA को टेस्ट करते हैं कि क्या mRNA सही से बन रहा है कि नहीं, और बन रहा है अगर तो मतलब कितने मात्रा में बन रहा है। ओके, ये मेजर करता है डीएनए कितना प्रेजेंट है हमारी सेल में। जितने mRNA बने इसका मतलब इससे डीएनए भी तो प्रेजेंट होंगे तभी तो mRNA बने, और ये प्रोटीन अल्टीमेटली बनाने वाले हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर चिप। ये कैसी होती है? रेक्टेंगुलर चिप होती है। रेक्टेंगुलर। इसके ऊपर क्या चिपका होता है? इसके ऊपर छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है? ए ग्रेड के सेंसर्स लगे होते हैं, और उसके ऊपर डीएनए स्पॉट्स में चिपके होते हैं। छोटे छोटे क्या होता है? देखिए कैसा दिखता है। ये एक स्लाइड है आपके पास। स्लाइड में ये छोटे छोटे इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं। इस बॉक्सेस में क्या होते हैं? डीएनए, इसके ऊपर डीएनए होता है। ठीक है, ऐसे। तो इसके ऊपर डीएनए जो है, मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए इसके ऊपर चिपके रहते हैं। फ्लोरोसेंट लेबल्ड होते हैं। अब ये जो डीएनए है ये क्या होता है? जो हमारा डीएनए चेक होता है उसको फ्लोरोसेंस से हम चेक करते हैं। फ्लोरोसेंस क्यों लगाने की जरूरत है? क्योंकि डीएनए जो है नेकेड आइज से तो विजिबल नहीं है, और इतना टाइम नहीं है हमको कि इनको एक एक को हम क्या करें? स्टडी करें कि क्या इसके ऊपर वो डीएनए है कि नहीं, माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो हम इनको फ्लोरोसेंट दे देते हैं। फ्लोरोसेंट मतलब कि चमकना। तो अंधेरे में चमकेंगे, अगर चमकेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये डीएनए यहाँ पे मौजूद है, और मौजूद है तो मतलब इससे प्रोटीन अल्टीमेटली बनने वाली है। तो फ्लोरोसेंट होता है। जो टारगेटेड सीक्वेंस होता है हम उसको फ्लोरोसेंट कर देते हैं, और हमको वो दिखता है। कैसे दिखता है इसकी वर्किंग हम समझेंगे आगे। देन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ mRNA नीडेड। हम अपनी बॉडी से छोटा सा भी अगर mRNA का सीक्वेंस दे रहे हैं तो इसको डिटेक्ट कर लेता है। छोटा सा mRNA का अमाउंट भी इसको इजिली डिटेक्टेबल होता है इसके अंदर। ओके, ये रही कुछ इसकी हिस्ट्री। कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन है। तो आपको सारे नाम याद नहीं करने हैं, जो मैं बताऊंगी उन्हीं के नाम याद करने हैं। अगर आपको सारे नाम याद करने हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी सदर्न ब्लॉटिंग के साथ। तो सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, मैंने ही पढ़ाया था सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं? डिटेक्शन करते हैं प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन को। ये प्रोसेस आई थी 1975 में। इस प्रोसेस के आने के बाद क्या हुआ? इसकी जरूरत समझ में आई कि हमको mRNA का भी डिटेक्शन करना होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि डीएनए माइक्रो एरे का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि बायो चिप्स के नाम से भी जानते हैं डीएनए माइक्रो एरे को, या फिर डीएनए चिप्स के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी शुरुआत फिर हुई, उसकी खोज शुरू हुई। तो अब आपको साइंटिस्ट का नाम याद करना है। आपको मार्क स्कीना, क्या नाम है? MARK, मार्क स्कीना।
मार्क स्कीना, ये साइंटिस्ट जो है इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ बायोचिप्स या फादर ऑफ माइक्रो एरे। ये है फादर। इन्होंने ही सबसे पहले ये डिवाइस बनाई थी जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया था, सेंस किया था। किसको सेंस किया था? mRNA को। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज को भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या हमारे बॉडी में वो डिजीज है कि नहीं है। तो वो एंटीबॉडीज और जो एंटीजन है उसका इंटरेक्शन करके भी हम स्टडीज कर सकते हैं। किट्स आती है मार्केट में, कोरोना किट आती है, या फिर क्या होता है ग्लूकोज चेक करने के लिए भी किट्स आती हैं, तो उनका हम यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहले खोजा था बायोचिप्स को मार्क स्कीना ने, इसीलिए इनको फादर ऑफ क्या कहते हैं, बायोसेंसर्स या मार्क या क्या कहते हैं, इसी को फादर ऑफ डीएनए माइक्रो एरे भी कहते हैं। ओके, देन स्टीव फॉर्डर जो है उन्होंने डेवलप किया था स्कैनर फॉर रीडिंग आउटपुट। अब जो भी आउटपुट आ रहा है उसको रीड करने के लिए इन्होंने क्या किया था, स्टीव फॉर्डर ने, दिस इज स्टीव फॉर्डर। स्टीव फॉर्डर ने सबसे पहले क्या किया था, एक मशीन बनाई थी जो उसको रीड करती है, जो रिजल्ट आए हैं उनको देखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फ्लोरोसेंस का डेवलपमेंट हुआ और फ्लोरोसेंट डाई का यूज हुआ। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, एक है स्टीव फॉर्डर और दूसरा है आपका मार्क स्कीना। ठीक है, इसके अलावा भी आपको ये नाम याद करने हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं आगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है बायोचिप्स? बायोचिप्स मेनली काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड, ठीक है, जो डीएनए उसके पहले ऑलरेडी प्रेजेंट था और जो डीएनए हमारा है वो दोनों क्या करते हैं, हाइब्रिड बना लेते हैं। तो बायोचिप्स काम करता है किस पे, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस पे। तो आपको लिखना होगा कि इट मेनली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला क्या है, सैंपल। जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, हमारा ब्लड लेंगे, ब्लड से डीएनए निकालेंगे और डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए बनता है। तो हम डीएनए का भी टेस्ट कर सकते हैं और एमआरएनए का भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम ब्लड लेंगे, ब्लड से एमआरएनए या डीएनए को निकालते हैं। फिर क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ये लिखा हुआ है प्रिपरेशन करके हम क्या करेंगे, लेबलिंग, प्रिपरेशन एंड लेबलिंग। लेबल कर देंगे कि ये नॉर्मल पर्सन का है, ये दूसरे पर्सन का है, या ये पर्सन कैंसरस पर्सन का है, ट्यूमर वाले पर्सन का है। तो हम लेबल कर देंगे कि ये ए पर्सन का है, ये बी पर्सन का है, ये सी पर्सन का क्या है, ये एमआरएनए है या सेल है। फिर हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो ऑलरेडी डीएनए प्रेजेंट था उसके ऊपर हमारा जो डीएनए है वो उससे बाइंड करता है इस तरीके से। ठीक है, तो हाइब्रिड बनता है। देन वॉशिंग। अब जो हाइब्रिड नहीं बने हैं उनको वॉशिंग से, जैसे 4 डीएनए थी, ठीक है, 4 में से 3 तो हाइब्रिड हो गई, 1 नहीं हुई, तो इसको वॉश कर दिया जाएगा। जो वॉश करेंगे पानी से, तो जो हाइब्रिड नहीं बनाई होगी वो क्या करेगी, वो तो निकल जाएगी, वॉश ऑफ हो जाएगी। तो वॉशिंग करते हैं। देन क्या है, इमेज एक्विटेशन या फिर डाटा एनालिसिस। फिर हम डाटा को फ्लोरोसेंट डाई की मदद से एनालाइज करते हैं कि क्या डाटा जो है हमारा कैसा है, यानी कि उस पर्सन को ट्यूमर है कि नहीं है, उस पर्सन को वो डिजीज है कि नहीं है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर करेंगे सैंपल को लेकर के, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करके लेबल कर देंगे कि ए पर्सन का है, ये बी पर्सन का है, सबका एमआरएनए निकालेंगे और लेबल कर देंगे। सेकंड में हाइब्रिडाइज कराएंगे। जो डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, इस पे माइक्रो एरे पे ऑलरेडी जो डीएनए प्रेजेंट होगा उससे ये डीएनए जाके बाइंड करता है, हाइब्रिड बना लेता है। हाइब्रिड मतलब 2 अलग अलग चीजों का मिलन, है ना। तो ये 2 अलग अलग डीएनए का मिलने से हाइब्रिड बनता है। देन वॉशिंग करेंगे। जो हाइब्रिड नहीं हुए होंगे वो वॉश होकर के बाहर निकल जाएंगे, पानी के साथ धुल के निकल जाएंगे। जो हाइब्रिड होंगे वो बच जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हम चेक करेंगे डाटा को। अब कैसे करेंगे, अब पढ़ते हैं इसकी वर्किंग की, काम कैसे करता है ये। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। ओके, चलिए पढ़ते हैं कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसका काम हो कैसे रहा है, बायोचिप्स काम क्या करता है, कैसे करता है। तो ये है नॉर्मल सेल, ठीक है, और ये है ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स है ये, ट्यूमर सेल्स या फिर कैंसरस सेल्स कहते हैं। तो ये कैंसर की सेल है और ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। इस सेल्स को हमने ले लिया, सेल को लेकर के इसमें से क्या निकाल लिया, एमआरएनए। डीएनए बनेगा, डीएनए से हमने फिर एमआरएनए बनेगा सेल के अंदर। सेल में से जितने भी एमआरएनए बनेंगे वो एमआरएनए हमने निकाल लिए। इसमें से भी सारे एमआरएनए निकाल लिए, ट्यूमर सेल से भी सारे एमआरएनए निकाल लिए।
अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा सेल ट्यूमर वाला है, अभी पता नहीं है, अभी हम चेक कर रहे हैं टेस्टिंग कैसे होती है लैब में। और नॉर्मल सेल लेते हैं और ट्यूमर सेल लेते हैं, दोनों का mRNA निकाल लेते हैं। mRNA यानी मैसेंजर RNA, जो कि DNA से बनता है, जो कि प्रोटीन बनाने वाला है। अगर mRNA ज्यादा है इसका मतलब प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, mRNA कम है यानी कि प्रोटीन भी कम बनेगा उनसे। फिर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं cDNA। cDNA क्या होता है, क्लोन DNA। क्लोन DNA मतलब वापस हम DNA से, ये RNA से बनाते हैं आपका DNA, वापस बना दिया। अब बोलोगे मैम स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं ले लिया DNA? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम सारे DNA mRNA नहीं बनाते हैं, जो mRNA बना रहे हैं वही प्रोटीन बनाएंगे, तो हमने mRNA को निकाल लिया और mRNA से हमने बना ली वापस से। जब DNA से, जब RNA से वापस हम DNA बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं cDNA। और ये हम बाहर कर रहे हैं, सेल के बाहर काम कर रहे हैं। सेल के बाहर हमने mRNA से DNA बना ली, तो ये क्या है, क्लोन DNA। इस क्या किया, इस mRNA से हमने क्या बना ली, DNA। और याद रखिएगा ये DNA सिंगल स्ट्रैंडेड है अभी, क्योंकि mRNA भी सिंगल स्ट्रैंडेड थी। और ये इसके कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि यहाँ पे DNA में क्या होगा, यूरेसिल होगा, तो यहाँ पे नीचे क्या बनेगी, इससे एडेनिन बाइंड करेगी DNA से। अगर यहाँ एडेनिन होगा तो यहाँ थाइमिन बाइंड करेगी DNA से। तो इस तरीके से ये mRNA का स्ट्रैंड बना देता है cDNA। ठीक है, तो हमने नॉर्मल सेल से भी DNA बना ली और अब क्या करेंगे, हमने कैंसर सेल से भी DNA बना ली। अब इसको क्या करेंगे, हम इस पे डालेंगे DNA माइक्रो एरे या बायो चिप्स पे हम डालते हैं। इस प्लेट को ही बोलते हैं माइक्रो एरे या चिप्स, बायो चिप्स। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे ऑलरेडी एक DNA तो प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है, ठीक है। और अब देखिए हम इसको अलग अलग पहचानेंगे कैसे, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये दूसरे पर्सन का है, ये दूसरे पर्सन का है। तो लेबलिंग करते हैं फ्लोरोसेंट डाई से। फ्लोरोसेंट डाई मतलब कलर देने वाली डाई। तो फॉर एग्जांपल इसने लिया है, ये ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर क्या है, नॉर्मल सेल के लिए हमने फ्लोरोसेंट, उसको किस कलर का प्रोब लगा दिया है, इसमें ग्रीन कलर का प्रोब। ये ग्रीन कलर की नॉर्मल जो DNA दिखेगी cDNA, वो ग्रीन कलर की दिखेगी। जो कैसी होगी, यहाँ BCL2 लिया है, हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कैंसर सेल है, तो ये रेड कलर की है। ठीक है, आप BCL2 नहीं देखिए, अभी आपको उतना नहीं समझना है। यहाँ पे क्या है, ये रेड कलर की है। ठीक है, रेड कलर की है तो ये रेड दिखेगी। नॉर्मल सेल्स ग्रीन दिखने वाली हैं फ्लोरोसेंट की वजह से, और हमको ट्यूमर सेल्स रेड दिखने वाली हैं, क्यों, कैंसर है ये, कैंसरस सेल हमको रेड दिखने वाली, हमने इसको रेड फ्लोरोसेंट डाई दी है। फिर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और सबको डाल दिया ट्रे में। हमें पता नहीं है कौन सा सेल कहाँ पे, कौन सा DNA कहाँ पे गया है। अब ये चले गए, अब जा करके इससे क्या बनाएंगे, ये सबके ऊपर DNA प्रेजेंट है। अब ये सबसे जा करके क्या बना लेंगे, कहीं कहीं ग्रीन बाइंड होगा नॉर्मल वाला, और कहीं कहीं रेड ही बाइंड होने वाला है। ठीक है, जहां रेड बाइंड हुआ मतलब वहां पे कौन सा बाइंड हुआ है, वहां बाइंड हुआ है कैंसरस सेल, और जहां नॉर्मल सेल्स बाइंड हुई हैं वहां ग्रीन कलर का दिखेगा। फिर ये रिजल्ट आता है, ये है एनालिसिस। आप देखते कैसे हैं, जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं, ग्रीन डॉट्स, मतलब ये कौन सी हैं, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, और जितने भी रेड कलर के हैं वो दिखा रहे हैं कि ये कैंसरस सेल्स हैं। और जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, वो ब्लैक डॉट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड बाइंड नहीं हुआ है, ये DNA वॉश ऑफ हो गया है और ये ब्लैक है। तो ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट करता है कि नो हाइब्रिडाइजेशन, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी DNA आके बाइंड नहीं हुआ है, ना नॉर्मल DNA बाइंड हुआ और ना ही कैंसरस DNA बाइंड हुआ। ठीक है, DNA मतलब cDNA की बात हो रही है यहाँ पे, जो क्लोन हुए हैं, mRNA से बनाए गए हैं वापस। तो यहाँ रेड मतलब कैंसरस और ग्रीन मतलब नॉर्मल सेल्स हैं, और हमें ब्लैक कलर दिखेगा मतलब कोई भी बाइंड नहीं हुए। अब आप देख रहे हो कहीं कहीं येलो कलर भी दिख रहा है आपको, येलो कलर्स भी दिख रहे हैं। येलो कलर मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों DNA आकर के बाइंड हो गए हैं, आपका कैंसरस भी आके बाइंड हो गए हैं और नॉर्मल भी बाइंड हो गए हैं। तो एक पे क्या देख रहे हैं हम, दोनों भी बाइंड हो गए हैं। तो ग्रीन और रेड जो जहां दोनों बाइंड हुए हैं वहां पे येलो कलर दिखता है हमको। ठीक है, तो येलो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ, किसका,
ट्यूमर सेल्स भी यहाँ पे बाइंड हो गई हैं, प्लस क्या हो गई है, नॉर्मल सेल्स भी बाइंड हो गई हैं, तो येलो कलर का दिख रहा है। इस तरीके से हम पहचान लेते हैं पूरी शीट को देख के, माइक्रो आरएनए की शीट को देख करके कि क्या इसकी एमआरएनए की कंसंट्रेशन है, कौन सा प्रोटीन ज्यादा बन रहा है। अगर एमआरएनए ज्यादा है तो इसका मतलब कि ये इसमें प्रोटीन ज्यादा बनी है। अब जैसे अब इसमें कैसे प्रोटीन, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोटीन ज्यादा बनी है, तो देखिए अब देखते हैं। ये सेल, ये आपका क्या था, ये आपका माइक्रो एरे था, यहाँ पे होता है इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए पहले ट्रे पे क्या हुआ है, ये ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू मतलब मान लीजिए ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल्स यहाँ पे, ओके, पहले हम ले लेते हैं इसको। ऑलरेडी यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एक डीएनए प्रेजेंट होगा, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से डीएनए ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बाइंडेड रहते हैं, ठीक है। फिर हम जब इसमें सेल्स, जो ब्लू कलर है वो समझ लीजिए क्या है, वो नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल का डीएनए जो है, सीडीएनए है, वो इससे बाइंड हो गया। और जो रेड है वो क्या है, इसका मतलब इस पे क्या बाइंड हुआ है, कैंसरस सेल्स। इस तरीके से बाइंड होती हैं। अब जहां पे कुछ भी नहीं बाइंड होता है, मान लीजिए यहाँ कुछ भी बाइंड नहीं होता, ये वॉश होने के बाद ये डीएनए भी चले जाएंगे, ये हो जाएगा खाली। वॉश होने के बाद ये डीएनए भी यहाँ से हट जाएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों बाइंड हुआ होगा, एक तो क्या बाइंड हुआ होगा, कैंसर सेल, और एक तो क्या बाइंड हुआ होगा यहाँ पे, नॉर्मल सेल। तो ये किस तरह के दिखेगी, येलो। जहां पे कुछ भी बाइंड नहीं हुआ होगा वो कैसा दिखने वाला है, वो दिखेगा ब्लैक। और जहां पे नॉर्मल सेल बाइंड हुई होंगी वो दिखता है ग्रीन। और जहां पे कैंसरस सेल बाइंड हुई होंगी वो दिखेगा रेड। ओके, अब ये है जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5, जीन 6, जीन 7, जीन 8। इसका मतलब है ये ब्लू है, इसका मतलब जो हमारी नॉर्मल सेल है उसमें जीन 1 का एक्सप्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है, यहाँ पे भी नॉर्मल सेल बाइंड हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल सेल है उसमें सेकेंड जीन भी है, उसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब हम देख पाएंगे कि कैंसर सेल में कौन कौन सी एमआरएनए का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। कैंसर सेल में 3 जीन, 4 जीन, और कौन सी जीन है यहाँ पे, और किसमें रेड बाइंड हुआ है, तो ठीक है 3 और 4, और यहाँ पे दोनों बाइंड हुए। तो इसका मतलब 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 जो है उन जीन्स, वो जीन ज्यादा है। 3, 4 और 6 ये जीन्स कैंसरस सेल में ज्यादा पाए जाएंगे। जिनमें कैंसर है उन कैंसर्स में ये जीन्स ज्यादा बन रही हैं। 3rd जीन ज्यादा बन रही है कैंसर सेल में, 4th जीन ज्यादा बन रही है कैंसरस सेल में, 6th जीन ज्यादा बन रही है कैंसरस सेल में। और नॉर्मल सेल में क्या बन रही है, उसमें 6th भी बन रही है, 6 दोनों में बन रही है, 1 भी बन रही है, 2 भी बन रहे हैं, और क्या बन रहा है, 6 भी, 5 भी और 7 भी, ठीक है। और 8 किसी में नहीं बन रही। तो ये जीन्स के नंबर इस तरीके से हम देख लेते हैं कि कौन से सेल में कौन सी जीन जो है कि बन रही है, ठीक है। इस तरीके से हम जानते हैं, ये इसका एप्लीकेशन है। हम जानते हैं कि नॉर्मल सेल में कौन सी जीन्स बनती हैं और कैंसरस सेल्स में कौन कौन सी जीन्स बनती हैं, ठीक है। देन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, हम एक्सप्रेशन का एनालिसिस करते हैं कि कौन सी जीन कहाँ पे ज्यादा बन रही है, कितनी एक्सप्रेस हो रही है, कौन सी जीन कौन से सेल में ज्यादा एक्सप्रेस होती है, ठीक है। कैंसर सेल में ज्यादा होती है, किडनी सेल में ये प्रोटीन ज्यादा बनती है, तो उस तरीके से हम, या फिर ब्रेन सेल्स में ये प्रोटीन ज्यादा बन रही है, या फिर कोई जैसे एल्जाइमर में क्या होता है, कुछ प्रोटीन ज्यादा बनने लगते हैं, वो प्रोटीन दिमाग में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एल्जाइमर भूलने की बीमारी में दिमाग में प्रोटीन जमने लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसी प्रोटीन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं कि हाँ ये जीन इस डिजीज में प्रोटीन ज्यादा बनाती है, इसीलिए क्या होता है, पर्सन को डिजीज होती है। तो इस तरीके से हम जान जाते हैं कि हाँ ये क्रोमोसोम एक्टिवेट होने से ये प्रोटीन बनती है और ये प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है, ठीक है। देन ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, कैंसर का डिटेक्शन में भी हेल्प करता है कि क्या उस पर्सन को कैंसर है कि नहीं। कुछ सर्टेन डिजीज के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, पहले उसको टेस्ट करके देखेंगे नॉर्मल सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, फिर उसको कोई दवा देंगे, फिर चेक करेंगे क्या उस प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम हुआ कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से
ट्रीटमेंट करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या अब कंसंट्रेशन कम है, ये दवा काम कर रही है कि नहीं, क्या इस प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम हुआ कि नहीं इससे, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। देन पैथोजेंस का डिटेक्शन कर सकते हैं, हम पैथोजन का पता लगा सकते हैं कि क्या इस पर्सन को ये डिजीज है कि नहीं, या नहीं है। ये हम कैसे करते हैं, यहाँ पे डीएनए की बाइंडिंग की जगह एंटीजन और एंटीबॉडी को बाइंड करा करके देखते हैं। तो पैथोजन या फिर कोई इन्फेक्टेड सेल है या किसी पर्सन को उस सेल में इन्फेक्शन हो गया है तो उसका भी हम पता लगाते हैं। देन ये क्या करता है, इफेक्टिव ड्रग्स बनाने में भी काम होता है। हम अपनी बॉडी में वो ड्रग्स खा करके देखते हैं, या पहले मंकी पे टेस्टिंग होती है या चूहों पे टेस्टिंग होती है, उनको वो ड्रग दे करके क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले क्या करेंगे, उस चूहे को वो बीमारी कराते हैं, अल्जाइमर की बीमारी करा दी, फिर क्या करेंगे, हमने उसकी दवाई खोजते हैं, हम उसकी दवाई खोज के उस चूहे को खिला के देखेंगे, फिर उसकी प्रोटीन टेस्ट करेंगे कि क्या उससे वो प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम हुआ कि नहीं। अगर कम हो गया मतलब ड्रग अच्छी थी, हमारी दवाई काम की थी। अगर कम नहीं हुआ इसका मतलब वो प्रोटीन जो ड्रग बना है वो काम का नहीं था। देन इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिन्स, हम इससे ये भी पढ़ सकते हैं कि इस टॉक्सिन्स का हमारे बॉडी पे क्या असर है ना। तो ये पता करता है कि क्या जो हमारे अंदर जो जीन्स है वो जनरेशन टू जनरेशन प्रोजेनी में जा रहे हैं कि नहीं। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों का एप्लीकेशन यूज करते हैं, यानी बायोचिप्स का हम यहाँ यूज करते हैं। देन डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं है कि बायोचिप्स जो है आज के टाइम में आ गई हैं तो कमाल ही कर दिया, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, गलत रिजल्ट दे दे, या फिर क्या हो सकता है कि हमें हमारे जो लिमिटेड नॉलेज है, हमारे डीएनए mRNA के बारे में हमें बहुत लिमिटेड नॉलेज है, तो वो नॉलेज की कमी होने की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता तो है कि चलिए देख तो लिया कि ये जीन बन रही है, ये mRNA बन रहा है, बट उसका काम क्या है वो अभी हमें पता नहीं है, तो फिर उससे क्या हो सकता है, वो इसका ड्रॉबैक है। देन जितने mRNA बन रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे mRNA प्रोटीन बनाएं, कभी कभी वो नहीं भी बनाते हैं। जैसे कि आपने रेगुलेशन जब 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो आपने देखा था mRNA के बनने के बाद भी कभी कभी प्रोटीन नहीं बनती है, तो वो भी क्या है, उसका ड्रॉबैक है। देन कि हमने mRNA नाप लिया, हमने कह दिया प्रोटीन बनेगी, बट प्रोटीन नहीं बनी, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा ड्रॉबैक हो गया। देन द फाइंडिंग ऑफ मेन लीड टू द अनएथिकल मेडिकल प्रोसीजर्स, अब ये अनएथिकल भी हो जाता है कुछ केसेस में। क्या होता है, कुछ रिजल्ट हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनएथिकल है, मतलब वो पर्सन नहीं चाह रहा था कि ये चीजें दूसरे को पता चले, बट पता चल जाती है उसके टेस्टिंग से। देन साइंटिस्ट हैव नो, कोई भी स्टैंडर्ड वे नहीं है शेयर करने का डाटा, जो भी इन्होंने डाटा ले आया है उसको ऐसा नहीं है जैसे बायो लैब्स में आ जाता है कि हाँ ये लीजिए आपका रिजल्ट कि आपके शरीर में इतना कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन, जैसे आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है टेस्ट के बाद कि डायबिटीज का लेवल इतना है या किसी भी शुगर लेवल इतना है, आपके बॉडी में बीपी इतना है, तो आपको एक रिपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है, एक रिपोर्ट की तरह आपको देंगे नहीं, ठीक है, बस आपको बता देंगे ओरली, लेकिन कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि आपको रिटन फॉर्म में वो डाटा सबमिट किया जाए। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।